तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे थे, क्लास 12th की केमिस्ट्री का। उसे मैंने लास्ट में छोड़ा था, मतलब मैंने बोल दिया था कि फैक्ट ऑफ डाइल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो हम ये अब टॉपिक स्टार्ट करवा रहे हैं अपना। मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस निकाल दिया था। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर कैसे इफेक्ट डालता है, तो सबसे पहले अपने पास आता है कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ये हमने ऑब्जर्व किया कि अगर मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है, कब? जब डाइल्यूशन अपने पास बढ़ता है, यानी कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होती है। क्यों? जैसे मान लिया मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, उसको मैं पानी में घोलूंगी तो पार्शियली डिसोसिएट होगा। फिर उसको मैं और ज़्यादा पानी उसके अंदर डाल दूँ तो वो और ज़्यादा डिसोसिएट होगा। फिर मैं उसमें और पानी डाल दूँ तो वो और ज़्यादा डिसोसिएट होगा। यानी कि जो अपने पास जब कोई भी डाइल्यूशन इन्फिनिटी को कर जाता है, अप्रोच कर जाता है, तो डाइल्यूशन के अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पार्शियली आयनाइज्ड होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। यानी कि जो कंसंट्रेशन है, यानी कि पानी बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? जीरो को अप्रोच करती रहेगी। जैसे कि मान लिया मैंने 1 मोल लिया है किसका? एसिटिक एसिड का, विच इज़ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, CH3COOH। इसको जब मैं पानी के अंदर घोलूंगी, यानी कि 1 लीटर में घोलूंगी, तो ये एक H पॉजिटिव आयन निकालता है, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है हल्का सा। 2 लीटर डाल दूँ तो फिर आयनाइज हो रहा है, 3 लीटर डाल रही हूँ तो फिर आयनाइज हो रहा है, लेकिन है तो 1 मोल ही। अब लीटर बढ़ रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज। यानी कि डाइल्यूशन तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन क्या अप्रोच कर रही है? जीरो को, ठीक है। तो अपने पास मोलर कंडक्टेंस क्या होती है? बढ़ती है डाइल्यूशन के केस में। तो अपन मैं यहाँ पे कैसे डिनोट कर सकती हूँ कि देन मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड, उस मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? कब? जब कंसंट्रेशन अपने पास जीरो को अप्रोच कर जाए और डाइल्यूशन अपने पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो उस केस में जो मोलर कंडक्टिविटी है उसको हम बोल जाते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। उसको हम ऊपर इस तरह से नोट लगा देते हैं, इसको हम इस तरह से भी बोलते हैं। तो अपने पास डीबे हकल ओसेंजर, जो साइंटिस्ट था डीबे हकल, उसने अपनी एक इक्वेशन दी थी। उसने इस इक्वेशन को यहाँ पे बताया था कि जो अपने पास जो मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर आ जाती है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस में कोई भी कांस्टेंट एंड अंडर रूट द कंसंट्रेशन, ठीक है। उसको हम डीबे हकल ओसेंजर इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको हम इस ग्राफ से समझा रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने ना एक हिंदी में नोट्स में एक बताया है, तो उसको मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको ये ग्राफ इजीली समझ में आ जाए कि डाइल्यूशन करने पर जो आयंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है, मतलब दूर दूर हो जाते हैं। आयंस कम होंगे, पानी बढ़ता जाएगा, डाइल्यूट करेंगे तो कंसंट्रेशन आयंस की वो कम होती चली जाएगी। यानी कि एक तो एक वॉल्यूम में हमें दो आयन मिल रहे थे, एक अभी 10 वॉल्यूम में 2 आयन मिल रहे हैं। तो 10 वॉल्यूम के अंदर जो 2 आयन है उनके बीच में जो जगह है, यानी कि जो स्पेस है वो बहुत दूर दूर होगा, वो बहुत दूर दूर होंगे। यानी कि उनकी जो मोबेबिलिटी है वो बहुत ईजी हो जाएगी, यानी कि बहुत ईजीली फ्रीली क्या कर सकते हैं, उस 10 वॉल्यूम के अंदर घूम सकते हैं, क्योंकि उनको अब एरिया ज़्यादा मिल गया, ठीक है। यानी कि उनकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि वो दूर दूर भागेंगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगी। की वजह से आयन की अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो आयन की स्पीड है वो मतलब बढ़ जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पीडली भागेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि इन डाइल्यूशन के टाइम पे जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस है, वो क्या होती है? बढ़ती है। तो कंडक्टेंस है वो अपने पास 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ आइंस पे और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आइंस के ऊपर। ये कितनी स्पीडली आइंस बढ़ रहे हैं या फिर कितने नंबर ऑफ आइंस उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर आइंस कम होंगे तो स्पेस ज़्यादा होगा, वो बहुत स्पीडली भागेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, कंडक्टेंस बढ़ेगी तो मतलब अपने पास मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो इसके अंदर अपने पास ये लगा लो, ये है। और मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं लेफ़्ट टू राइट जा रही हूँ तो मेरे पास डाइल्यूशन बढ़ रहा है इस ग्राफ के अंदर। तो KCl अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और जो अपने पास एसिटिक एसिड है वो अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसने क्या बोला? इसने ये बोला कि जब हम मतलब डाइल्यूशन करते हैं, जब अपने पास डाइल्यूशन बढ़ता है, यानी कि मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाऊँगी, तो उस केस में ये देखो, ये जो डिस्टेंस है वो अपने पास बताता मोलर कंडक्टेंस को और ये अपने पास बता रहा है कंसंट्रेशन को। अगर मैं डाइल्यूशन की तरफ जा रही हूँ तो देखो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज। कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ रही है 0.2 0.4, है ना। लेकिन जब मैं इसको डाइल्यूट कर रही हूँ तो कंसंट्रेशन घट रही है। कंसंट्रेशन तो घट रही है लेकिन मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो ईजिली आयनाइज्ड हो जाएगा,
ईजिली आयनाइज्ड होने की वजह से उसको मैं कितना भी डाइल्यूट कर लूँ, आयंस तो दोनों में सेम रहेंगे, तो वो तो पहले से ही कम्प्लीटली डिसोसिएट हो चुका है। तो हम डाइल्यूशन करते रहेंगे तो वो और क्या डिसोसिएट होगा, नहीं हो पाएगा। तो उसकी जो ग्राफ है उसके अंदर ग्राफ में अपने पास लाइन इससे आ रही है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो हर बार डाइल्यूशन करने पे पार्शियली डिसोसिएट होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन डाइल्यूशन होने के कारण तो कंसंट्रेशन तो उनकी घटेगी ना, कि दो ही अगर आयंस बन रहे हैं तो अगर मैं 10 वॉल्यूम ले लूँ, 15 वॉल्यूम ले लूँ और दो ही आयन उसके अंदर प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन तो घटती जा रही है। लेकिन उसकी जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि वो पार्शियली आयनाइज्ड होते रहेंगे जिसकी वजह से आयंस क्या करेंगे, बहुत स्पीडली मूव करेंगे तो उनकी जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन था। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है, वो क्या है, नोट है। जो मैं चीज़ आपको बता रही थी उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या कि ऑन डाइल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। बट डाइल्यूशन के केस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनके आयंस इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, ठीक है। हैंस दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बट ऑन डाइल्यूशन के केस में ईच डाइल्यूशन, जब भी हम डाइल्यूट करेंगे यानी कि जब भी हम पानी को घोलेंगे वो धीरे धीरे आयनाइज्ड होते रहेंगे, यानी कि उनके अंदर जो आयंस है वो इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। फिर ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा, व्हेन वी मूव डाइल्यूशन, जब हम डाइल्यूशन की डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि देखो ये वाली जो डायरेक्शन थी इस डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, अपने पास जो डाइल्यूशन का मूव की डायरेक्शन में बढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आएगा बेटा ना, सॉरी राइट टू लेफ्ट, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, सॉरी भाई। द स्मॉल इंक्रीमेंट होगा कंडक्टेंस के अंदर, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था अपने पास ये था और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ऐसा था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का नीचे था और वीक इलेक्ट्रोलाइट था थोड़ा ऊपर था कंडक्टेंस, ठीक है। तो उस केस में ऐसा क्यों होता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ आयंस, उनके बीच में जो आयंस है वो मोबाइल करेंगे, भागेंगे, एंड द स्मॉल इंक्रीमेंट इन कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर भी स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है। इट इज द ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयंस, इसमें आयंस के बढ़ने की वजह से है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस की मोबिलिटी की वजह से कि आयंस मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ था, उनके बीच में बता दिया कि क्यों उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर अपने पास नेक्स्ट आता है कोलार्च लॉ। आवाज़ का मेरा बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है, डिब्बा गोल हो चुका है। कोलार्च लॉ यानी कि हर रोज़ एक नई आशा के साथ उठना पड़ता है कि आज तो मेरा गला बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है, पढ़ाना है, सीखना है और सिखाना है ना। और आपका काम है पढ़ना, तो आप पढ़ो और मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं बीच बीच में टॉफ़ी चूसती रहूँगी ताकि मेरा गला थोड़ा ठीक रहे, है ना। कोलार्च लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाता है, व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीट, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ईच आयन मेक्स ए डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी, तो हर एक आयन अपनी मतलब कंट्रीब्यूशन करता है मोलर कंडक्टिविटी में। वीक इलेक्ट्रोलाइट तो क्या करेंगे, इंक्रीमेंट आयंस की बढ़ने की वजह से करेंगे शो, अभी ग्राफ बताया था। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, मोबिलिटी ऑफ आयन की वजह से मोलर कंडक्टिविटी को शो करेंगे, ठीक है। तो इस इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयंस विद इट्स एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटेड। तो ये जो चीज़ है ना वो हम इससे समझाती हूँ आपको, दैट इज क्या है कि अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकाल रही हूँ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव KCl की, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, मोलर कंडक्टिविटी में तो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अपने पास जो डिफरेंस है, यानी कि जो कोलार्च है उसने क्या देखा, उसने ये बताया कि अगर मैं NaBr लूँ, ठीक है, NaBr लूँ, मैं NaI लूँ, मैं NaCl लूँ या NaF लूँ, कोई भी लूँ, देखो ये तो इसके हैं डिफरेंट, ठीक है। जो आयंस हैं, जो एनायंस इसके वो तो है डिफरेंट, लेकिन इनके केस में सोडियम तो चारों में एक ही है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई मैं अपने रूम में बैठी हूँ, सांस ले रही हूँ, सांस में आपको पता है रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि रूम में बैठी हूँ तो O2 मॉलिक्यूल है, बाहर ग्राउंड में चली गई तो O2 की जगह ओजोन बन गया,
ऐसा तो नहीं होता, ऑक्सीजन तो जैसे रूम में वैसे ही बाहर है। तो सेम ऐसे ही कि इसके अंदर जो Na पॉजिटिव निकलेगा वही Na पॉजिटिव इसमें निकलेगा, सोडियम का ही तो वो कैटाइन बन रहा है, तो चारों के केस में सोडियम तो वही निकलेगा। तो इस केस में कि कोलार्च ने क्या देखा कि अगर ऐसा है तो डिफरेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो उसने KCl ले लिया, NaCl ले लिया, KBr ले लिया, NaBr ले लिया, Ki ले लिया, Ni ले लिया, दो दो का पेयर लेके उसने डिफरेंस करवा दिया। क्यों? क्योंकि देखो इसमें एनाइन बराबर है, तो डिफरेंस किसकी वजह से आएगा? पोटाशियम और सोडियम की वजह से। इसमें एनाइन बराबर है तो सोडियम और पोटाशियम की वजह से। तो जब भी इनकी वैल्यू आ रही थी, इसके अंदर जो मोलर कंडक्टेंस था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, ये उसकी वैल्यू आ रही थी। फिर उसके अंदर जब इसने डिफरेंस लिया, यानी कि NaCl और KCl को घटाया, तो KCl टूट जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaCl टूट जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो देखो ये तो बराबर है मोलर कंडक्टेंस की, इनकी दोनों की तो वैल्यू बराबर आएगी। तो इन दोनों को जब मैं घटाऊंगी तो ये दोनों तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? K पे और N पे, Na पे। तो जो डिफरेंस है वो कितना है? 35। इस केस में भी कितना आ रहा है? K और Na का 35। इस केस में भी क्या आ रहा है? 35, क्योंकि एनाइंस क्या है? बराबर है। तो इसने ये बताया कोलार्च ने कि हम चाहे कितना भी डाइल्यूशन कर ले, तो जो आयंस की मोलर कंडक्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है? फिक्स होती है। ठीक है, का जो डिफरेंस है वो फिक्स होता है। अपने पास नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट नोट है कि ऑन डाइल्यूशन कापा तो क्या होता है? डिक्रीज। बताया था हमने, कापा फैक्टर्स पे डिपेंड करता था वहाँ पे ये पॉइंट। और ऑन डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टेंस होता है और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। फिर अपने पास आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, वो यही डिफरेंस है कि जैसे हमने ले लिया BaCl2 इक्विवेलेंट वैलेंट निकाल रही हूँ मैं इसकी कंडक्टेंस। तो हम अगर मोलर कंडक्टेंस लेंगे ना, तो उसमें सिर्फ इसको ऐसे लिख देंगे, मोलर कंडक्टेंस Ba प्लस पॉजिटिव में टूट रहा है, प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl, जबकि यहाँ पे नेगेटिव। क्लोरीन कितने? 2। तो इनके अंदर मोलर्स नहीं, मतलब मोल्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या करते हैं, जो ये जितने टाइम्स होता है ना, उसको हम आगे ले लेते हैं। जैसे बैरियम क्लोराइड है तो बैरियम 2 पॉजिटिव। क्लोरीन अपने पास कितना है? सॉरी भाई, ये इक्विवेलेंट के केस में नहीं होता। ठीक है, इक्विवेलेंट के केस में हम मोल्स में नहीं लेते। मोल्स में नहीं लेंगे तो देखो 2 आगे नहीं आया। क्लोरीन 3 है तो देखो 3 नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इसकी तो मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। लेकिन मोलर कंडक्टेंस में क्या होता है, जैसे BaCl2 है तो जो 2 है, 2 क्लोरीन है तो हम 2 को आगे लिखेंगे, क्योंकि हमें मोल्स के बारे में बता रहा है कि 2 मोल्स उसमें क्लोरीन ऐड हो रही हैं, 3 हो रही हैं, 4 हो रही हैं, 5 हो रही हैं, इस चीज़ से। ठीक है, फिर अपने पास इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी है, उसका जो फॉर्मूला होता है इनकी दोनों के बीच में मोलर कंडक्टिविटी और जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी है उनके बीच में अपने पास जो रिलेशन है वो इस तरह से आता है। ठीक है, तो जो चार्ज है वो हम निकालते, जैसे कि मैं Al3 पॉजिटिव पे निकाल रही हूँ, तो इसकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू डिवाइडेड बाय चार्ज कितना? 3, उसे डिवाइड कर दिया। सल्फेट का निकालूँ तो मोलर कंडक्टेंसिविटी इज दिस, एंड इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? 2, उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड। क्लियर? तो ये अपने पास टॉपिक था। फिर अपने पास एक फैराडे लॉ और बचाता है, उसको हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।